Hello everyone, this is Swarnim Pandey and I give you all a very warm welcome to our channel EduTrek, जहां पर हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम ताकि आप एस कर सके अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस। आज जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं वो आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं, कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्यों लिखी जाती हैं, किस तरह से लिखी जाती हैं, कैसे उन्हें बैलेंस किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, पीवाईक्यू सब कुछ कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज डू ड्रॉप अ लाइक। Alright, so let's start with the first chapter, that's chemical reaction and equations। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, डिफरेंट केमिकल सिंबल्स का मीनिंग, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, कैसे उसे बैलेंस किया जाता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है प्राइमरीली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये 2 प्रोसेसेस हैं और फिर उन्हीं से रिलेटेड 2 आउटकम्स हैं, कोरोजन एंड रैंसिडिटी, उन्हें भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ कि केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली होती क्या है। So any chemical change in which one or more substances called reactants react to form new substances with different properties is called a chemical reaction। इसका मतलब मैं आप सभी को समझाता हूँ। केमिकल चेंज एक ऐसा केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है जैसे बर्फ का पिघल जाना, उसका सॉलिड से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज अ फिजिकल चेंज, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आया है। केमिकल चेंज मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, न्यू केमिकल बॉन्ड या तो फॉर्म हुए हैं या फिर ब्रेक हुए हैं। एक केमिकल चेन जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस है जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, वो कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती है उन सब्सटेंसेस से जिनको इनिशियली हमने रिएक्ट कराया था। एक इस तरह के केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लें अगर हम केमिकल रिएक्शन का, तो वो एग्जाम्पल हो सकता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसे हम लोग बर्न करते हैं। ये एक्टिविटी मोस्ट लाइकली आपको आपकी टीचर्स जो हैं केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म भी कर दिखाएंगी। एंड एक्टिविटी 1.1 आपकी किताब में दी हुई है, उसमें ये फिगर दिया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं एंड इसी पे बेस्ड एक बहुत फेमस क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, केस स्टडी के अंदर आ जाता है या स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे रब करना पड़ता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन जनरली बहुत ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज़ हो जाता है या फिर उसके ऊपर एक डस्ट की लेयर बैठ जाती है, ताकि हम अच्छे से मैग्नीशियम रिबन को जलता हुआ देख सकें एंड एक्चुअली में मैग्नीशियम इग्नाइट हो सके। इसलिए हम उसे सैंड पेपर से पहले रब करते हैं जलाने से पहले, ताकि एक्चुअल जो मेटल है वो एक्सपोज़ हो और अच्छे से मैग्नीशियम मेटल बर्न हो। जब मैग्नीशियम मेटल बर्न होता है तो ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म फॉर्म करता है MgO, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस कंपाउंड इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? यहाँ पर किस तरह से बैलेंस किया गया है, क्यों किया गया है, अभी के लिए इस बात को छोड़ दें, इस बात को अपने दिमाग में रखें कि ये रिएक्शन होती है। आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम लोग इस बात को समझेंगे कैसे हमने इसे लिखा है, कैसे बैलेंस करा है एंड इस लेक्चर के एंड तक आप खुद से ये सारी रिएक्शंस लिखने के कैपेबल होंगे। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो अगर हमें दिखें तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। वो है चेंज इन स्टेट। जैसे कि कई बार अगर 2 एक्वस सॉल्यूशंस को रिएक्ट कराया गया तो कई बार एक प्रेसिपिटेट मिलता है, एक सॉलिड सब्सटेंस हमें डिपॉज़िट होता हुआ दिखता है। अब 2 ऐसी चीज़ें जो कि आपस में लिक्विड थी, उन्हें मिक्स करने पे एक सॉलिड फॉर्म हो गया, तो उनका चेंज इन स्टेट हो गया। ये इंडिकेट करता है दैट देयर माइट बी अ केमिकल रिएक्शन। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, आई एम सेइंग देयर माइट बी अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज़ पानी का मेल्ट हो जाना दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो एक्चुअली हुआ है वो केमिकल चेंज की वज़ह से हुआ है या फिज़िकल चेंज की वज़ह से। चेंज इन कलर जनरली फिज़िकल चेंजेस के अंदर चेंज इन कलर नहीं दिखाई देता है, सिर्फ़ केमिकल चेंजेस के अंदर दिखाई पड़ता है। जैसे कि आयरन, आयरन जनरली लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, ये आने वाले चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हम पढ़ेंगे। बट अगर आप आयरन को मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज़ कर दें, तो वो जंग खा लेता है, रस्टिंग हो जाती है, जो कि आगे आने वाले पार्ट कोरोजन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो ब्रिक रेड कलर का हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जितने आयरन की चीज़ें होती हैं, वो कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जंग खा लेती हैं और उनकी पपड़ी जैसी निकलने लगती है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, आपने कुछ चीज़ों को मिक्स करा और गैस निकल गई। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक का आप जैसे ही कैप लूज़ करते हैं, उसमें से आपको गैस निकलती दिखती है। हालाँकि दैट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, लेकिन आपको गैस निकलती दिखती है। वैसे ही अगर आपको कुछ चेंज 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने पर दिखे,
तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, अगले आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक्ज़ोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं एंड पर्टिकुलरली जो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, दोज़ आर दोज़ वन्स जब आप रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट बनने पर जो टेम्परेचर है आपके कंटेनर का वो बढ़ने लगे, दैट इज़ अ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर भी कई बार ऑब्ज़र्व होता है एंड ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो एक डार्ज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, बहुत ही ज़्यादा चमकीली व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, नॉट द यूजुअल येलो या ब्लूइश फ्लेम जो हम लोग अपने घरों में आस-पास देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस के। आपकी बुक में एक्टिविटी 1.2 दी हुई है, दैट इज़ अ रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट दैट इज़ PbNO3 होल ट्वाइस, सो Pb इज़ द केमिकल सिंबल फॉर लेड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज़ लेड एंड K इज़ पोटेशियम। ये आप लोग याद रखें, आपने जूनियर क्लासेस में सिंबल ज़रूर पढ़े होंगे, हालाँकि मैं अपना काम समझता हूँ आप सभी को रिकॉल कराना। ये दोनों सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं PbI2 दैट इज़ पोटेशियम आयोडाइड एंड KNO3 दैट इज़ दिस इज़ लेड आयोडाइड एंड दिस इज़ पोटेशियम नाइट्रेट। अगेन ये रिएक्शंस कैसे बैलेंस करी गई हैं वो अभी हमारा प्राइमरी ध्यान नहीं होना चाहिए। एक याद रखने की बात जो ये है वो ये है कि लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट की तरह अकर करता है व्हिच इज़ येलो इन कलर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस इज़ येलो इन कलर, येलो इन कलर। बहुत ही ब्राइट येलो कलर होता है लेड आयोडाइड का जो कि ईज़िली आइडेंटिफाएबल होता है। ऊपर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा था चेंज इन कलर एंड वो चेंज इन कलर ही हमें यहाँ पर ऑब्ज़र्व हुआ है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.3 को। एक्टिविटी 1.3 में हमें कहता है कि ज़िंक ग्रैन्यूल्स को हमें रिएक्ट कराना है किसी एसिड के साथ, पर्टिकुलरली किसी मिनरल या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसा उसने यहाँ पर मेंशन करा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ज़िंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है एंड अगर हम लोग ज़िंक को रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ज़िंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही केसेस में हमें एक बात दिखती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कॉमन है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था कि एवोल्यूशन ऑफ अ गैस भी एक साइन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन गैस नहीं थी, बट केमिकल रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई है। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो यहाँ पर आ ही गया है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनको होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ दैट रिएक्शन। अगर आप हीट नहीं देंगे तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। जैसे खाना पकाना, अगर आप गैस नहीं जलाओगे तो खाना नहीं पकेगा, राइट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन हो रही है तब हीट प्रोड्यूस हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। So a chemical equation represents the chemical reaction using symbols and formulas to show the reactants and products involved। हमें पता चलता है कि कौन से reactants involved थे और कौन से products form हुए हैं। It indicates how substances change during a chemical reaction with reactants written on the left side and products on the right side। मतलब एक rough structure जो है chemical equation का वो कुछ ऐसा दिखता है। reactants और फिर हम ये आरओ यूज़ करते हैं दिखाने के लिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड देन वी राइट द प्रोडक्ट्स हियर। दिस इज़ अ वेरी रफ स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हमें एक वर्ड इक्वेशन दी हुई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, स्टिल हम इसे केमिकल इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है दैट इज़ Mg। जो ऑक्सीजन का सिंबल होता है दैट इज़ O2। हाँ जी, सिंगल ऑक्सीजन एक्सिस्ट नहीं करता है, उसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो अकेला इस तरह से एक्सिस्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन ऑलवेज़ एक्सिस्ट्स एज़ O2। इसे सिंपली प्लीज़ O ना लिखें। ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज़ MgO। यहाँ पर मैंने MgO क्यों लिखा है? बिकॉज़ आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ +2 एंड ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ -2। सो जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे MgO +2 एंड O-2 को यहाँ पे रख के, सो दिस फॉर्म्स MgO, राइट? इसी तरह से आप लोग जूनियर क्लासेस में कंपाउंड्स को लिखा करते थे। एनीवेज़ यहाँ से मैं ये इरेज़ कर देता हूँ। अब हम कुछ नए तरीकों को भी देखेंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अभी के लिए मैं इस रिएक्शन को अनबैलेंस्ड छोड़ देता हूँ एंड वंस वी हैव लर्न्ड बैलेंसिंग हम वापस आकर इसे बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब समझते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब अगर पहले
हमारे पास से कुछ भी एक्स अमाउंट ऑफ एटम्स थे, तो बाद में उनका जो इक्विवेलेंट वेट है, अगर पहले वो 10 ग्राम थे तो बाद में भी उन्हें उतना ही रहना पड़ेगा। मास ना तो क्रिएट हो सकता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो सिर्फ ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, या तो हो सकता है पहले वो कोई और कंपाउंड था, बाद में वो किसी और कंपाउंड के साथ एसोसिएट हो गया हो, दैट इज़ पॉसिबल, वही होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। बट कोई भी मास का डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन नहीं हो सकता है। क्योंकि मास का डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन नहीं हो सकता है, इसलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की नीड पड़ती है, ताकि हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड एटम्स का नंबर, क्वांटिटी बैलेंस्ड रहे। देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। कोएफिशिएंट बेसिकली मीन्स अगर आप लिख रहे हैं से Mg प्लस O2 गिव्स MgO, एंड यहाँ पर मैं इस तरह से इसे अगर बैलेंस कर दूँ, तो ये जो मैंने नंबर आगे लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड अ कोएफिशिएंट। This process is crucial because it adheres to the law of conservation of mass, which states that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. The goal is to make sure that the total mass of reactants equals the total mass of the products. अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बट इससे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली बैलेंसिंग करी कैसे जाती है। ओके, तो ये आपके सामने ब्रॉडली सारे स्टेप्स मैंने लिस्ट कर दिए हैं कि किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। अगर आपको दिया गया था Mg प्लस O2 गिव्स MgO, आप इसे लिखेंगे। उसके बाद आप एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे। आप लिस्ट करेंगे कौन-कौन से वेरियस एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। इसके बाद बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ओ Mg प्लस O2 गिव्स MgO, राइट? हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल फॉर्म करने के बाद हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे कि मैग्नीशियम का 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद प्रोडक्ट साइड पर हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम का 1 एटम है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हमें जो डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है, देखिए वो ऑक्सीजन के एटम्स में नज़र आ रही है, राइट? ऑक्सीजन के एटम्स बिगड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम प्रोडक्ट साइड पर 2 लगा दें यहाँ पर, और ऑक्सीजन के यहाँ पर लाइकवाइज़ 2 एटम्स हो जाएँगे, ठीक है? हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के अब 2 एटम्स लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम के भी एटम्स 2 हो चुके हैं प्रोडक्ट्स की साइड पर। तो क्या हमें रिएक्टेंट साइड पर भी चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। अच्छा, एक और बात, अगर कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करने का ट्राई करिएगा। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से, एंड इस वजह से बिकॉज़ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कई बार एक से ज़्यादा कंपाउंड्स में नज़र आते हैं, एंड हेंस अगर आप किसी एक कंपाउंड के हिसाब से उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। लास्ट में अपना बैलेंस एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें कि आपकी जो टेबल है उसमें सब कुछ मैच हो रहा है। इसी के साथ-साथ जब आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो अगर आप फिजिकल स्टेट्स लिखें कंपाउंड की तो वेरी गुड। जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम इज़ अ सॉलिड, तो हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं इसे थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ इस टेबल को इरेज़ करके, ताकि आप लोग समझ सकें। इसे हम लोग बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, एंड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉलिड, ऑक्सीजन इज़ अ गैस, एंड जो फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज़ अगेन अ सॉलिड, इट इज़ लाइक अ ऐश। जो राख होता है ना, लकड़ी जलाने पर मिलता है, उसी की तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग के लिए हैं इक्वेशंस, इसमें से आप सेकंड इक्वेशन खुद से आज होमवर्क बैलेंस करने का ट्राई करिएगा ये वाली, एंड कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। बाकी इक्वेशंस को हम लोग खुद से बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो आइए यहाँ पर हम लोग टेबल बना लेते हैं। एक बार आप लोग प्रोफिशिएंट हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर, फिर आप लोग बिना टेबल के भी बैलेंस कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पर बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में 2 एटम हैं, बट प्रोडक्ट में सिर्फ 1 है। ओके, तो अब हमें प्रोडक्ट में इसका मतलब 2 को ऐड करना होगा। तो प्रोडक्ट में क्योंकि हमें 2 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन्स हो चुके हैं, मैं इस 1 को काट के यहाँ पर 2 लिखता हूँ, एंड इसके बाद
अब हमें दिख रहा है कि हमारे जो हाइड्रोजन का नंबर हो गया है वो 4 हो चुका है, तो अब हमें हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम लोग देखें तो 2 हाइड्रोजन हैं एंड H2 लिखा हुआ है, राइट? हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर X2 2x2 लिखा है, इसका मतलब कि 4x हैं कुल मिलाकर, हम इसे इस तरह से रीड करते हैं। तो हम लोग अपनी बैलेंसिंग में इसी का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन LHS पर भी हैं, RHS पर भी हैं। सेकंड आपका होमवर्क है, हम लोग प्रोसीड करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में अगर हम लोग देखें तो थर्ड में हम लोग फिर से टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो 3 मिल रहे हैं। सो दोज़ आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हमें LHS रिएक्टेंट्स की साइड पर सिर्फ 1 ही देखने को मिल रहा है, राइट? हाइड्रोजन हमें 4 देखने को मिल रहे हैं एंड ऑक्सीजन हमें 2 देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन हमें री प्रोडक्ट साइड पर 3 देखने को मिल रहे हैं, राइट? 1 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर, 3। हाइड्रोजन हमें 2 देखने को मिल रहे हैं एंड कार्बन हमें सिर्फ 1 ही देखने को मिल रहा है। मुझे सबसे सिंपल बैलेंसिंग अभी जो दिख रही है वो हाइड्रोजन की दिख रही है कि हाइड्रोजन मेरे पास अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो बैलेंस हो जाएँगे, राइट? लेकिन अब आपके ऑक्सीजन का नंबर भी आप देखिए चेंज हो चुका है। अब आपके जो ऑक्सीजन हैं वो 2 + 2 4 हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग 4 लिख लीजिए एंड आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट्स में अकेला है, यानी मैं यहाँ पर 2 लगा के इसे भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसे बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर भी 4 हो चुके हैं एंड हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए हैं। नाउ यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन इज़ अगेन बैलेंस्ड। यहाँ पर 4th वाली आप फिर से खुद से ट्राई करिएगा, दिस इज़ अ गुड इक्वेशन। हमने ऊपर भी इसे लिस्ट करा है, वहाँ पर आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं इस इक्वेशन पे व्हिच इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। सो टेबल बनाते हैं सबसे पहले जैसा हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। तो हमारे पास यहाँ पर K है, Cl है एंड O है। तो वी हैव पोटेशियम, वी हैव क्लोरीन एंड देन वी हैव ऑक्सीजन। तो पोटेशियम यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी 1 है, बट ऑक्सीजन इधर 3 है एंड इधर 2 है। मुझे दिख रहा है कि पोटेशियम एंड क्लोरीन बैलेंस्ड है, मुझे जो छेड़छाड़ करनी है वो ऑक्सीजन के साथ करनी होगी इनिशियली, ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो सके। तो 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा मुझे वो 6 मिलेगा, यानी कि मुझे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये चेंजेस करता हूँ एंड यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। इसी के साथ मुझे दिखता है कि मेरे जो पोटेशियम और क्लोरीन के नंबर्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो अगेन मैं उन्हें भी लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 हो चुके हैं एंड ये भी 2 हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्योंकि KCl एज़ अ प्रोडक्ट है, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो मुझे दिखता है कि मेरी पूरी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड दैट इज़ हाउ यू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कोई भी डिब्री हो या फिर एक डस्ट की लेयर फॉर्म हो जाती है, उसे हटाने के लिए हम लोग उसे क्लीन करते हैं सैंड पेपर से सैंड डाउन करके। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो लिखते हैं H प्लस Cl2। अगेन ऑक्सीजन की तरह ही, जैसे ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है, ये Cl2 में एग्जिस्ट करता है, राइट? तो दिस विल गिव HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ रिएक्टेंट साइड में 2 क्लोरीन है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा एंड इसी के साथ मेरे हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में भी 2 लिखूँगा। ओके, आगे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमीनियम सल्फेट, इसे आप एज़ होमवर्क ट्राई करिएगा एंड अगर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे भी कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, सो सोडियम एज़ अ मेटल हमें लेना है, उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, दैट गिव्स अ सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो Na है दैट इज़ बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी एक ही है दैट इज़ बैलेंस्ड, बट दी हाइड्रोजन आर नॉट बैलेंस्ड। हाइड्रोजन जो है वो बैलेंसिंग में बिगड़ रहा है। तो मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से इसे बैलेंस किया जा सकता है। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर हमें किसी तरह से 4 तक पहुँचाना होगा दोनों साइड्स को, तो हमारा काम बन सकता है। तो मैं यहाँ पर क्यों ना 2 NaOH कर दूँ एंड हमें दिखता है कि अब प्रोडक्ट साइड में टोटल 4 हाइड्रोजन है, जिसे मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पर 2 लगाकर। अब देखिए कि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन सोडियम की बैलेंसिंग बिगड़ गई है। सोडियम अब प्रोडक्ट साइड में 2 हो चुके हैं, रिएक्टेंट में सिर्फ 1 ही है, बट उसे हम लोग ईज़िली बैलेंस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखने को कह रहा है। तो ये कह रहा है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो मैं ये यहाँ पर नीचे सॉल्व करता हूँ। ओके, तो बेरियम क्लोराइड इज नथिंग बट BaCl2, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। इसे रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा NaCl। इसे थोड़ा-सा हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, ताकि बैलेंसिंग के लिए लिखने के लिए जगह बचे। प्लस बेरियम सल्फेट दैट इज़ BaSO4। ऑलराइट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले तो सोडियम की बैलेंसिंग बिगड़ी हुई है। यहाँ पर 2 हैं सोडियम, बट यहाँ पर 1 ही है। इसे बैलेंस करते हैं सबसे पहले। इसी के साथ मुझे दिख रहा है कि जो क्लोरीन मेरा है वो भी बैलेंस हो चुका है। एंड अगर हम लोग देखें तो बेरियम 1 ही है। यहाँ पर जो सल्फेट ग्रुप है वो भी 1 ही प्रेज़ेंट है, तो इसी के साथ हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके। सोडियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगले चैप्टर में इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड इज़ NaOH एंड इसने बोला है इन वाटर इट इज़ नथिंग बट ये एक्वस इंडिकेट करना चाह रहा है, इसकी स्टेट इंडिकेट करना चाह रहा है, बिकॉज़ सॉलिड में रिएक्ट नहीं करेंगे। HCl भी एक्वस है। दिस गिव्स NaCl प्लस H2O। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही सोडियम प्रेजेंट है दोनों साइड में, क्लोरीन भी एक ही प्रेजेंट है। टोटल यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड यहाँ पर भी 1 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर। कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनका क्या मतलब होता है, अब इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस 4 तरह की होती हैं, व्हिच आर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जो कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ये दोनों रिएक्शंस हैं, ये एक दूसरे का कन्वर्स हैं, उल्टा हैं। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़ना। आप मल्टीपल चीज़ों को ले रहे हो और उन्हें एक ही चीज़ में समेट दिया, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इसका बिल्कुल उल्टा, आपने एक चीज़ ली और उसे मल्टीपल चीज़ों में तोड़ दिया। इसीलिए लिखा है कि दीज़ आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी दूसरे को वहाँ से हटाकर उसकी जगह खुद आ जाए। हो सकता है आपने जूनियर क्लासेस में रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये भी स्ट्रिक्टली उसी पर बेस्ड है। दीज़ आर ऑफ द टाइप कि भाई AB प्लस C, दिस गिव्स CB प्लस A। तो आप देखिए कि किस तरह से A को हटाकर C उसकी जगह आ गया और CB फॉर्म हो गया एंड A अलग हो चुका है। दीज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें 2 डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली चल रही हों। दीज आर ऑफ द फॉर्म AB प्लस CD एंड दिस देन गिव्स AD प्लस CB। ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बहुत जगह हो सकता है टेस्ट पेपर्स में आपकी क्लास में प्रेसिपिटेशन वर्ड सुनाई दे, तो ये मैं आप सभी को बता दूं दैट प्रेसिपिटेशन इटसेल्फ इज नॉट अ टाइप ऑफ रिएक्शन। लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। याद करिए ऊपर आपको बताया था लेड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये अपने आप में कोई टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस दैट हैपेंस। कोई चीज़ जो सॉल्युबल नहीं है हमारे वाटर के अंदर, वो अलग से निकल कर आ गई है, उसे हम लोग प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो रिएक्शन होगी वो इन्हीं 4 टाइप्स में से किसी एक टाइप की होगी। जनरली जो प्रेसिपिटेशन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें दिखता है। जो पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट की रिएक्शन थी, उसमें भी वो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हो रहा था। अब आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। आपकी एक्टिविटी 1.4 भी यहाँ पर दी हुई है। तो आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि कितनी तरह की डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उनका जिस्ट क्या है एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगी जो आगे काम आएँगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले एक्टिविटी 1.4 दी हुई है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। ये कहता है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है, और क्विक लाइन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइन। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस इज क्विक लाइन। ये कुछ नेम्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, ये प्रोसेस आपके घरों में जब पेंट होता है, जो चूना होता है ना, उसमें पानी डाला जाता है, तो वो दीवार की वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ होती है, कभी आपने अगर घर में होते देखा हो, तो वो बैरल जो होता है जिसमें प्रोसेस किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिस इज़ अ हाइली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस इज़ अ हाइली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज़ अ वेरी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर रिलीज़ होती है। यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज़्ड। चलिए ख़ैर इसमें हमने पानी डाला, देन कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इज़ फॉर्म्ड, दिस इज़ कॉल्ड स्लेक बिलाइन। ये सारे नाम आप प्लीज़ याद रखिएगा, बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस में ये नेम डायरेक्टली यूज़ हो जाते हैं एंड वहाँ पर अगर आपको क्लू नहीं होगा ज़रा-सा भी कि ये क्या है, तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो ये तो बेसिक आपकी एक्टिविटी 1.4 है। मैं आपको कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि कौन-कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। सो बर्निंग ऑफ कोल, सो कोल इज़ नथिंग बट कार्बन, राइट? तो कार्बन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में, सो दिस फॉर्म्स अ CO2। अब इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2, दिस गिव्स H2O, राइट? तो यहाँ पर आप लोग 2 लगा लेंगे एंड यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस याद रखिएगा, नेचुरल गैस इज़ नथिंग बट CH4, या फिर इसे मीथेन भी कहते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 आएगा कार्बन एनालिसिस कंपाउंड्स, उसमें भी हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, बट एनीवेज़ CH4 को हम लोग जब बर्न करते हैं तो ये यूज़ करेगा ऑक्सीजन एंड दिस विल फॉर्म CO2 प्लस H2O। देख लेते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, सो यहाँ पर 2 लगा देते हैं एंड ओके, एंड यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। आई गेस नाउ इट इज़ बैलेंस्ड, राइट? हाँ जी, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह यही पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है। यहाँ पे 2 अलग चीज़ें थी, इन्होंने कंबाइन करके ये बना लिया। यहाँ पे ये 2 अलग चीज़ें थी, इन्होंने कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके H2O बना लिया। चलिए, अब एक बात ये समझते हैं कि ये जो हीट रिलीज़ हुई है, ये एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस का इंडिकेशन है। ये जो यहाँ हीट लिखा है, दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज़ एन एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पर हीट रिलीज़ हुई है तो। चलिए, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, इसे ध्यान से पढ़िए। कई बार हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। सो डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस, यानी जब हम रेस्पायर करते हैं, हमारी सेल्स में जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. ये एनर्जी क्या है? वही हीट एनर्जी है जो रेस्पिरेशन से निकली है। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो फॉर्म कर ही रहा है, बट साथ में एनर्जी भी फॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप लोग प्लस हीट भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस हैं, तो हीट भी इनका एक बाय प्रोडक्ट है। चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक और छोटी-सी बात दी हुई है, दो इससे कभी क्वेश्चन ज़्यादा दिखा नहीं, बट स्टिल द डिकम्पोज़िशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोज़ इज़ आल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर भी हीट रिलीज़ ही होती है। चलिए, अब आते हैं डिकम्पोज़िशन रिएक्शन पे, ठीक उसका उल्टा अभी-अभी हमने जो पढ़ा है, राइट? अभी हमने ये पढ़ा कि मल्टीपल चीज़ें कंबाइन करती हैं, जैसे कि ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके ये बनाती। बट यहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ये टूट रहा है फेरस सल्फेट इन 3 चीज़ों के अंदर, तो एक से अनेक, दैट इज़ अ डिकम्पोज़िशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.5 दी हुई है आपके पास। So it says take about 2 gram of ferrous sulfate crystal. So ferrous sulfate is nothing but FeSO4। तो ये FeSO4 लेने के लिए कह रहा है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। कह रहा है कि इसका कलर नोट करिए, तो कलर यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है कि फेरस सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज़ ग्रीन। उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स। तो ये जो रिएक्शन होती है दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट जो होता है वो डिकम्पोज कर जाता है फेरिक ऑक्साइड, दिस इज़ बेसिकली रस्ट। ये आपका रस्ट होता है, आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। यही आपका रस्ट होता है, आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कह देते हैं। और साथ में फॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, एक और बात यहाँ पर लिखी है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ, बिकॉज़ यहाँ पर जो गैसेज़ निकल रही हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इरिटेशन कॉज़ करती हैं नोज़ में, दीज़ आर टॉक्सिक गैसेज़, इन्हें हमें इन्हेल नहीं करना चाहिए। चलिए, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोग नोटिस करेंगे कि ये छोटा-सा ट्रायंगल बना हुआ है। सो दिस ट्रायंगल बेसिकली डिनोट्स कि हमने रिएक्शन को होने के लिए हीट दी है।
सो हीट इज सप्लाइड, राइट। और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली जनरली बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हों इस चीज़ के। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक क्यों होती हैं? बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आपने चीज़ बनाई थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था, तो एनर्जी रिलीज़ हुई थी, यानी कि न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए थे, कंपाउंड्स स्टेबल बने थे और एनर्जी रिलीज़ हुई थी। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आप उन स्टेबल बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो लगेगा, जब बनाया था एनर्जी रिलीज़ हुई तो अब एनर्जी देनी भी तो पड़ेगी तोड़ने के लिए। चलिए, यहाँ पर एक और बात लिखी है दैट फेरस सल्फेट हैज़ 7 वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो FeSO4 एक्चुअली में ऐसे एग्ज़िस्ट करता है, FeSO4.7H2O। ये बातें कुछ आगे हो सकता है काम आएँगी, देखते हैं किन्हीं-किन्हीं क्वेश्चन्स में इसका यूज़ पड़ जाता है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशंस कितनी होती हैं। तो 3 तरह की डीकम्पोजिशन होती है प्राइमरीली। सो वन इज़ थर्मल डीकम्पोजिशन, देन देयर इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, देन देयर इज़ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन तो वही था जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि FeSO4, इसको आपने हीट करा, हीट करने से ये बन गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज़िशन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके किसी चीज़ को तोड़ना। जैसे पानी होता है, पानी का आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं एंड उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे इससे अगली ही स्लाइड है, हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्टिविटी भी है। तो 2H2O अगर हम लोग लें एंड इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएँ, तो हम ये एरो के ऊपर जनरली लिखते हैं। अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो लिखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट लिखना ही पड़ता है। हीट के लिए हमने एक ट्रायंगल सिंबल बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी देंगे सो दिस विल ब्रेक डाउन इनटू H2 प्लस O2। चलिए आगे देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है कि सनलाइट या किसी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट का यूज़ करके, जैसे यूवी रेज़ का यूज़ करके किसी कंपाउंड को तोड़ दिया जाए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। जैसे कि AgBr की रिएक्शन होती है। AgBr को अगर आप लोग सनलाइट दे दें, तो सनलाइट के अंदर ये Ag प्लस Br में टूट जाएगा। एक्चुअली ये Br2 में टूटेगा, ब्रोमीन के अंदर टूटेगा। इसी तरह से हम लोग बैलेंस भी कर लेते हैं रिएक्शन को। सेकेंडली हम लोग 2AgCl भी यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली सनलाइट, और उसके बाद 2Ag प्लस Cl2 फॉर्म होगा। ये जो रिएक्शंस हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ होती हैं। इससे पुराने ज़माने में एक फ़िल्म होती थी, उस पर ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोग्राफ़ी को डेवलप करने के लिए ये रिएक्शंस यूज़ करी जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। थोड़े टाइम में अगर आप इसे ऐसे ही एक्सपोज़ छोड़ देंगे, तो ये सारा का सारा क्लोरीन जो है वो उड़ जाएगा, पीछे बस सिल्वर रह जाएगा। इसीलिए जो हमारे सिल्वर के बेस जैसे कंपाउंड्स होते हैं ना, सिल्वर हैलोजन कंपाउंड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इन्हें हम लोग डार्क बॉटल्स में रखते हैं ताकि ये डिकम्पोज़ ना कर जाएँ। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आता है प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन केमिकल बॉन्ड्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर वही रिएक्शन दी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। 2H2O में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो 2H2 प्लस O2 यहाँ पर लिबरेट हुई है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स इन्वर्ट करके रखी हुई हैं, और जो टेस्ट ट्यूब्स इन्वर्ट करके रखी हैं उसमें हमें दिख रहा है कि भाई ऑक्सीजन निकल रही है एंड हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन निकल रही है एनोड पर एंड हाइड्रोजन निकल रहा है कैथोड पर। तो इस ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी हम लोग अभी बात करते हैं। पहले ये देखते हैं कि आप लोग देखिए कि यहाँ पर 2 मोल्स हाइड्रोजन या फिर कह लीजिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है अ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन जो है उसने ज़्यादा डिस्प्लेस करा हुआ है यहाँ पे एयर को। यहाँ पर आपको जो एयर कॉलम दिख रहा है ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है हाइड्रोजन के केस में, एंड ऑक्सीजन के केस में ये एयर कॉलम जो है कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एग्ज़ैक्टली होता कैसे है और इसे सेटअप कैसे किया जाता है। आइए तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, इसे सेटअप किस तरीके से किया जाता है।
तो देखिए यहाँ पर डिटेल में वही प्रोसेस लिखा है, टेक अ प्लास्टिक मग एंड ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, यहाँ पर ये जो 2 होल्स हैं, फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज़ होल्स एंड इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू दीज़ स्टॉपर्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स के तौर पे यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड को डाल दिया गया है। कार्बन का ही एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, उसी का रूप होता है। कनेक्ट द apparatus टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फिल द मग विद वाटर सो दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, ये पानी में डूब जाने चाहिए ग्रेफाइट के रॉड्स। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, हम थोड़ा-सा इसमें मिनरल एसिड डालते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं ताकि जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिव बने, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ये बात ध्यान में रखिए कि जो प्योर वाटर होता है ना, वो नॉन कंडक्टिव होता है। स्टेराइल वाटर या फिर जिसे कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, वो कंडक्टिव नहीं होता है। ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब को देखिए उल्टा करके लगा दिया है। टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब लगी हुई है वो इस तरीके की लगी हुई है ना? तो उल्टी करके लगी हुई है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड, ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स व्हिच डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ईच गैस बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब बर्निंग कैंडल लाकर क्या होगा उस पर भी डिस्कशन करते हैं। पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस हो क्या रहा है। देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है ना, ये लिबरेट होता है, कहाँ लिबरेट होगा बात को समझिए। थोड़ा-सा यहाँ पर टेक्निकैलिटी में हम लोग जाने वाले हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, एनोड एंड कैथोड। अभी आगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे, तब ये वाली चीज़ और बेटर समझ आएगी। अगर आपको ये पार्ट अभी ना समझ में आए तो प्लीज़ पहले बाकी का बचा हुआ वीडियो देखिए, ये सेक्शन स्किप करके, एंड जब आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देख लें तब इधर आइएगा, ये पार्ट तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, एनोड पर जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, राइट? एंड कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है? देखिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन का वैलेंस है वो +1 है, ठीक है? जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो +1 रहता है। लेकिन यहाँ पर 0 हो चुका है क्योंकि हाइड्रोजन किसी और से बॉन्ड नहीं फ़ॉर्म कर रहा। तो ये जो है रिड्यूस हो रहा है। अब रिडक्शन हो कहाँ रहा है? कैथोड पर हो रहा है। इसलिए हाइड्रोजन हमें कैथोड पर ऑब्टेन हो रहा है। ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अ, यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये ऑक्सिडाइज़ हो रहा है ऑक्सीजन। ये पहले -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब 0 में चला गया हाइड्रोजन की तरह क्योंकि किसी और से बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर रहा, हेंस ये एनोड पर ऑब्टेन हुआ है। और ये भी देखिए कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको ये देखिए ज़्यादा खाली जगह नज़र आ रही है, ऑक्सीजन में कम खाली जगह है, ये बिल्कुल इसका डबल होगा। चलिए, ये चीज़ आपने समझ ली इलेक्ट्रोलिसिस की, अब मैं आपको समझाता हूँ कि बर्निंग कैंडल लाकर क्या होगा। देखिए, जो हाइड्रोजन गैस है, देखिए हाइड्रोजन गैस जो है, दिस विल गिव अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट होता है यही होता है कि आप उसके पास कोई फ्लेम लाएँ तो एक पॉप साउंड रिपीटेडली प्रोड्यूस होगी। एंड ऑक्सीजन का जो टेस्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, सपोर्ट करता है किसी चीज़ के जलने को, तो फ्लेम इंटेंसिफाइज़, फ्लेम जो है आपकी वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये कई बार केस बेस्ड के अंदर डायरेक्टली एज़ अ रिज़ल्ट आ जाता है कि हम लोग एक कैंडल को किसी चीज़ के पास लेकर गए टेस्ट ट्यूब के पास, एंड उसमें जो है पॉप साउंड आ गई, तो बताइए कौन-सी गैस इवॉल्व हुई थी? तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव का मतलब वही है जो आपने जूनियर क्लासेस में रिएक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ का इमेज लगा दूँगा, प्लीज़ उसे पॉज़ करके देखिए। ऊपर से जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो अगर सपोज़ कोई नीचे वाला एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो सकता है उन एलिमेंट से जो उसके ऊपर प्रेज़ेंट है। तो a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हैं रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। सो Fe प्लस कॉपर सल्फेट, सो दिस गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसी तरह से रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4, जिंक सल्फेट देगा एंड कॉपर मेटल देगा। रिएक्शन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद लेड, सो CuCl2 प्लस Pb, दिस गिव्स PbCl प्लस Cu। तो ये जो सारे एलिमेंट्स थे ना, आप देखिए लेड, जिंक, आयरन, ये ज़्यादा रिएक्टिव थे कॉपर से, इसलिए इन्होंने कॉपर को उसकी उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड ये रिएक्शन हम लोगों को आगे भी देखने को मिलेगी चैप्टर नंबर 3 के अंदर।
तो इसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग एल्यूमीनियम का रिएक्शन कराते हैं फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? Al2O3। एल्यूमीनियम का वैलेंस +3 होता है, तो आप जब क्रिस क्रॉस करेंगे तब Al2O3 आएगा और साथ में फॉर्म हो जाएगा फेरस। तो यहाँ पर देखिए 2 एंड साथ ही में यहाँ पर मैं लगा दूँगा 2। तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पर ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में जो हमने रिएक्शन पढ़ी वो एज़ एन एक्टिविटी भी दी हुई है। तो समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, एंड इसमें ये आयरन के नेल्स को डिप कर देते हैं। अब आयरन नेल का जो कलर होता है वो देखिए कुछ इस तरीके का होता है, सिल्वरिश कलर का, जो हम लोग यूजुअली देखते भी हैं। लेकिन जब हम इस रिएक्शन को होने देते हैं, थोड़े टाइम के लिए सॉल्यूशन में इसे छोड़ देते हैं, तो रिएक्शन कौन-सी अकर करती है? ये वाली Fe प्लस CuSO4, दिस गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर ये जो कॉपर लिबरेट हुआ है, ये इसी के ऊपर डिपॉज़िट हो जाता है एंड हेंस दिस ब्राउनिश कलर। ये जो ब्राउन कलर आयरन नेल का हो गया है, ये इसलिए हो गया है क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉज़िट हो चुका है। पहले जो हमारे सॉल्यूशन का कलर था दैट वाज़ ब्लू, राइट? एंड अब जो है वो ग्रीनिश कलर का हो चुका है। लाइट ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूशन अब नज़र आएगा। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट या फेरस सल्फेट भी हम लोग कहते हैं। आयरन 2 सल्फेट या कह लीजिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो कलर होता है हमने ऊपर डीकम्पोज़िशन रिएक्शन में भी देखा था, दैट इज़ लाइट ग्रीन इन कलर। इमेजिन करिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये क्रिस्टल्स की जो फ़ोटो मैंने लगाई थी, ये देखिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ये रहे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर और उस सॉल्यूशन का कलर जो एक्टिविटी में बना है वो कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है ये फेरस सल्फेट का बन चुका है। ऑब्जर्वेशन यही है कि जो सॉल्यूशन है दैट टर्न्स ग्रीन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या देख रहे थे कि एक कोई कंपाउंड था, दूसरा कंपाउंड इधर से डिस्प्लेस कर रहा है एक को एंड उसकी जगह पर खुद आ जा रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे 2 डिस्प्लेसमेंट्स हमें साइमल्टेनियसली देखने को मिलेंगे। देखिए, अब यहाँ पर जो रिएक्शन का टाइप है ना वो ये होगा, AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। अच्छा, व्हाई नॉट AC प्लस BD? ये क्यों नहीं? तो ये देखिए, दिस इज़ अ कैटायन, ये पॉज़िटिव रहा होगा, राइट? हम लोग जनरली अपना सॉल्ट ऐसे ही लिखते हैं, कैटायन और फिर एनायन। इसी तरह से लिखते हैं ना, आप लोग लिखते हैं Ki लिखा तो ये क्या था? कैटायन था। ये क्या था? Ki में आयोडीन इज़ एन एनायन, राइट? तो आप लोग कैटायन, एनायन लिखते हैं। बस ये याद रखिएगा, एसीटेट सॉल्ट्स में उल्टा हो जाता है, वो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। जैसे कि अगर आप लोगों को लेड एसीटेट लिखना है तो फिर आप लोग एनायन पहले लिखते हैं, CH3CaO होल ट्वाइस Pb, कैटायन बाद में लिखते हैं। हालाँकि हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम जनरल केसेस की बात कर रहे हैं, तो जनरली कैटायन को पहले लिखा जाता है। तो AB प्लस CD, तो अब देखिए कैटायन जो है वो एनायन के साथ ही डिस्प्लेस हो सकता है, राइट? तो AD फॉर्म होगा, नॉट AC। कैटायन कैटायन आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली B जो है वो C के साथ जाएगा, लेकिन लिखा CB जाएगा क्योंकि C वाज़ अ कैटायन, राइट? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डेफिनिशन भी पढ़ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच 2 कंपाउंड्स react by exchanging their ions to form 2 new compounds, one of which is usually a precipitate gas or water, is a double displacement reaction। अच्छा, ये यूजुअली बोला है, ये वाला पार्ट ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन के अंदर हो, वो कोई नॉर्मल कंपाउंड भी फॉर्म हो सकता है जो कि सॉल्युबल हो। एक्टिविटी 1.10 देखते हैं क्या दी है। Take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solutions. What do you observe? ये रिएक्शन हमने ऊपर भी लिखी थी, आइए फिर से लिखते हैं। Sodium sulfate is Na2SO4, then barium chloride is BaCl2. This gives BaSO4 plus 2NaCl, right? यही हमारी रिएक्शन थी। इसे मैं ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि बाकी की रिएक्शंस हम लोग लिख सकें। चलिए, जो बाकी एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं हमें, उन रिएक्शंस को हम लिखने की कोशिश करते हैं। एक रिएक्शन तो यही है, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे। तो ये रही हमारी पहली रिएक्शन। इसके बाद आता है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो ये रिएक्शन हमने सेकंड या थर्ड स्लाइड के अंदर देखी थी। तो लेड नाइट्रेट इज़ PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki। दिस गिव्स
PbI2 प्लस KNO3। तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लाइकवाइज 2 लगाना पड़ेगा एंड आई थिंक द रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। यस, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन, सो AgNO3 प्लस NaCl, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा NaNO3 प्लस AgCl। अच्छा, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट है AgCl है, ये डाउनवर्ड एरो है। डाउनवर्ड एरो ये बताता है कि ये प्रेसिपिटेट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो डाउनवर्ड एरो है, दिस इज अ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब ये सॉल्यूशन में नीचे सेटल हो चुका है। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट है दैट इज PbI2। मैं इसे थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ ताकि कंजस्टेड ना लगे, ठीक है। यप, दैट लुक्स गुड। PbI2 यहाँ नीचे सेटल होगा एंड यहाँ पर BaSO4 इज द प्रेसिपिटेट। Alright, so let's now move on to our next topic, that is oxidation and reduction. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। हम लोग कैसे जज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, आइए इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो किसी कंपाउंड को कंसिडर करते हैं जैसे कि Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, राइट। तो हम सभी को पता है कि जो सोडियम होता है वो +1 में एग्जिस्ट करता है। Na+ हमेशा एग्जिस्ट करता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि ये भी Na+ रहा होगा, ये +1 रहा होगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा -2 होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तभी ना उसके ऊपर +1 चार्ज आया होगा। ये -2 ये डिनोट करता है कि जो ऑक्सीजन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है और ये +1 ये डिनोट करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, ठीक है? ये डिनोट करता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ये देख लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन को हम लोग बहुत अलग-अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। In the terms of loss or gain of electrons, addition or removal of oxygen, addition or removal of hydrogen एंड उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ऊपर भी हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को ही डिफाइन कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन में आप किसी चीज़ का एडिशन देखेंगे तो रिडक्शन में उस चीज़ का रिमूवल देखेंगे, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो, जैसे कि Na+ एग्जिस्ट करता है, राइट। तो कैसे बना होगा? Na से Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ होगा, तो क्या सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया? बिल्कुल लूज़ किया। तो क्या ये ऑक्सीडेशन हुआ? बिल्कुल ऑक्सीडेशन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीडेशन, ठीक है। भाई नाम से समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जैसा साउंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन से भी रिलेटेड होगा। तो Na को हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म कर दिया Na2O। तो इसे मैं बैलेंस कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर भी Na+1 में एग्जिस्ट कर रहा है एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। पहले सोडियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, ये एलिमेंट्री सोडियम है, सिर्फ एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। बट जब आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। किसी चीज़ से अगर हाइड्रोजन निकल जाए, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अगर पानी है, हमने ऊपर पढ़ा, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाए तो यहाँ पर 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पर जो H2O है ये ऑक्सीडाइज़ भी हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है। आइए इसको बाद में हम लोग समझेंगे कि क्या है। लेकिन अगर आप लोग पर्टिकुलरली इसमें सिर्फ ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज़ हुआ है। पहले ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज था, अब 0 चार्ज है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ खुद से जुड़ी होती है, जैसे कि अगर कोई O2 जैसा सब्सटेंस है O2, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ON वो 0 के बराबर आएगा। Cl2 खुद से जुड़ी हुई चीज़, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर आएगा। आइए, इंक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑक्सीडेशन। अगर Na के अंदर गया एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया? पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 था, बाद में 1 हो गया, राइट? Na से Na+ के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, ये भी ऑक्सीडेशन ही अ, दिखा रहा है।
अब बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले बात समझिए कि जो एजेंट होता है ये कोई दूसरे की काम करने वाली चीज़ होती है। जैसे कि ट्रैवल एजेंट होता है तो वो दूसरे की टिकट्स बुक करता है, राइट? ट्रैवल एजेंट्स आपकी ट्रैवल टिकट्स बुक करता है, तो दूसरे का काम करने वाला। यहाँ पर मैं बात लिख भी देता हूँ, दूसरे का काम करने वाला, दैट इज़ एन एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो किसी दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज़ करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज़ करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज़ करे। अभी के लिए इतना समझते हैं, आगे जब हम रिडक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद मैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंबाइन करके भी समझाऊँगा। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.1 व्हिच इज़ हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो कुछ इस तरह का हम लोग apparatus लेते हैं यहाँ पर। ये एक बंसन बर्नर है, इसके ऊपर हम लोग वायर गेज रखते हैं एंड यहाँ पे चाइना डिश का यूज़ करते हुए हम लोग इसको कॉपर पाउडर को हीट कर लेंगे। जब कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो जो रिएक्शन होगी वो होगी, कॉपर रिएक्ट करेगा हवा में ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म करेगा कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, +1 भी +2 भी। तो कॉपर के सॉल्ट्स लिखते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर मेंशन करिएगा। इसका नाम हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, कॉपर ब्रैकेट्स रोमन न्यूमेरल्स में 2 एंड ऑक्साइड। ये रिएक्शन रिवर्स भी करी जा सकती है। अगर आप लोग इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, वापस से कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा एंड साथ में पानी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, कॉपर जो था पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसके बाद +2 में गया एंड अगेन 0 में आ गया। तो ये वाला जो पहला प्रोसेस है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 बन गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है, पहले सिर्फ कॉपर था, उसके साथ कॉपर ने कंबाइन करके कॉपर 2 ऑक्साइड बनाया। जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ रिडक्शन। रिडक्शन हमें कैसे दिख रहा है? यहाँ पर +2 से 0 में चला गया ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हम लोग अगली आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि रिडक्शन कैसे डिफाइन होता है। आइए अब देखते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। सो रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा, वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वहाँ पर गेन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। वहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन, सॉरी गलत लिखा है हर जगह, यहाँ पर हर जगह रिडक्शन होगा। इसको रिडक्शन कर दीजिए, यहाँ पर रिडक्शन लिखा होना चाहिए हर जगह पर। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको ये सब करेक्टेड मिलेगा। पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अब हमने ये समझ लिया है कि रिडक्शन क्या होता है, लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो बिल्कुल जो ऑक्सीडेशन था उसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन। अब इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट भी समझते हैं। एजेंट अगेन फिर से दूसरे का काम करने वाला इज एन एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो दूसरे को रिड्यूस करे, जो दूसरे को रिड्यूस करे। अब देखिए, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं एंड ये दोनों प्रोसेसेस जनरली साइमल्टेनियसली ही हो रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज़ हो रही है, तो कोई दूसरी चीज़ रिड्यूस भी हो रही होगी। अब एक छोटी-सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसे बहुत अच्छे से समझिएगा। जो चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जो चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जनरली वो दूसरे का, जनरली क्या, उसका नाम ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगी एंड खुद का रिडक्शन करेगी, खुद का रिडक्शन। ऑन द अदर हैंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है? इस बात को समझिए कि ऐसा क्यों? उससे पहले हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज़ कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ-साथ में हो रहा हो। अब देखिए, मैं समझाता हूँ कि इसका कहने का क्या मतलब है। जो मैंने आपको रिएक्शन पहले एग्ज़ाम्पल में दी थी H2O का इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? तो H2O का इलेक्ट्रोलिसिस समझिए। H2O का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें H2 ऑब्टेन हो रहा है एंड O2 ऑब्टेन हो रहा है। पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर था हाइड्रोजन का, तो पानी के अंदर दैट वाज़ +1 एंड जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर था दैट वाज़ -2। यहाँ पर दोनों का ही 0-0 हो गया है।
हाइड्रोजन के केस में जो जंप हुआ है वो +1 से 0 हुआ है, ऑक्सीजन के केस में -2 से 0 हुआ है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है दैट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। जो ऑक्सीजन है ऑन द अदर हैंड दैट इज़ बीइंग ऑक्सिडाइज़्ड। ठीक है? इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अब कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी देखते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के जिससे हमें ये चीज़ बेटर समझ में आए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक रिएक्शन जो कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो कि था मैग्नीशियम का कंबशन। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में बर्न किया जाता है, तो ये प्रोड्यूस करता है एमजीओ जो कि एक ऐश होता है, राख होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं एंड दिस इज़ नाउ बैलेंस्ड। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नीशियम था पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, मैंने आपको याद करिए बताया था कि जब कोई चीज़ खुद के साथ ही होती है, किसी के साथ नहीं होती, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पर ये किसी के साथ नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीजन अगेन खुद के साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ ही जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। मैग्नीशियम की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 एंड ऑक्सीजन की होती है -2, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं कि जो मैग्नीशियम है ये 0 से +2 में गया है तो इसने खुद का ऑक्सीडेशन करा है एंड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा 0 से -2 में गया है, तो इसने खुद का रिडक्शन करा है। कुछ इस तरह से हम लोग एरो बनाएँगे एंड यहाँ पर लिखेंगे कि ये रिडक्शन हुआ है। अब देखिए मैंने आपको याद करिए ऊपर क्या बताया था कि जो ऑक्सिडाइज़ होता है खुद वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर खुद ऑक्सिडाइज़ कौन हुआ है? मैग्नीशियम खुद ऑक्सिडाइज़ हुआ है। यानी कि मैग्नीशियम इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया है। ऑन द अदर हैंड जो O2 है दैट इज़ एन ऑक्सिडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसने मैग्नीशियम को ऑक्सिडाइज़ कर दिया है। अगर ये ऑक्सीजन प्रेज़ेंट नहीं होता, तो मैग्नीशियम 0 से +2 में नहीं जाता, इसलिए इसे ऑक्सिडाइज़िंग एजेंट कहा गया है। आइए कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी देखते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का ये +3 है एंड यहाँ पर 0 है क्योंकि ये यहाँ पर किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है यानी कार्बन के ऊपर +2 रहा होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 है एंड यहाँ पर कार्बन के ऊपर +4 है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है एंड एक के ऊपर चार्ज -2 होता है तो 2 के ऊपर चार्ज -4 होगा। तो उसे काउंटर करने के लिए कार्बन के ऊपर चार्ज +4 होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो देख सकते हैं कि जो आयरन है वो +3 से गया है 0 में, +3 से 0 में गया है तो इसका हुआ है रिडक्शन एंड जो कार्बन है वो +2 से +4 के अंदर गया है तो उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। इसका हमें देखने को मिला है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आप खुद से आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन-सी चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है एंड कौन-सी चीज़ ऑक्सिडाइज़िंग एजेंट है। ये कमेंट्स में प्लीज़ लिख कर बताइएगा एंड वहाँ पर जो सही आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूँगा। चलिए अब आगे देखते हैं लेकिन उससे पहले एक और बात जानिए कि आपके जो ऑक्सिडाइज़िंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज़ जो ऑक्सिडाइज़ हुई है, वो चीज़ जो रिड्यूस हुई है, ये चीज़ें सिर्फ़ रिएक्टेंट साइड के लिए ही डिफाइंड होती हैं। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये Fe जो था ये ऑक्सिडाइज़ या रिड्यूस हो गया या ये जो MgO था ये ऑक्सिडाइज़ या रिड्यूस हो गया, नहीं। आपके रिएक्टेंट्स के लिए हम हमेशा डिफाइन करते हैं कि वो ऑक्सिडाइज़ हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, वो ऑक्सिडाइज़िंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब आगे जो बात आती है वो है कोरोजन की। तो कोरोजन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द स्लो डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। दिस इज़ अ प्रोसेस जिससे मेटल्स खराब हो जाते हैं। मेटल्स हमारे यूज़ के नहीं रहते। जैसे आपके घर में कोई भी आयरन का आर्टिकल होगा, तो वो धीरे-धीरे जंग खाने लगता है एंड दैट टर्न्स इंटू अ पाउडर दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड। तो आपका मेटल खराब हो गया, वो काम का नहीं रहा है, राइट? सिमिलरली आपने देखा होगा जिनके घर में सिल्वर की ज्वेलरी होगी, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद या फिर अगर आप किसी नाले वगैरह के पास रहते हैं, तो कम टाइम में भी वो ब्लैक हो जाती है। दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। हवा में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा जल्दी सिल्वर की ब्लैकनिंग होती है। तो आइए देखते हैं कि कोरोजन के एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हैं। सो द एग्ज़ाम्पल्स आर रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड जैसा कि मैंने आपको बताया।
Then there is blackening of silver particles due to the formation of silver sulfide, that is a black layer. This is a black layer. देन देयर्स द ग्रीनिंग ऑफ कॉपर। तो जो आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आपने सभी ने देखा होगा, दैट इज़ अ पेल ग्रीन कलर, राइट? बट जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना था तब एक्चुअली में कॉपर ब्राउन कलर का हुआ करता था। धीरे-धीरे वो ऑक्सीडाइज़ होके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन गया है, जो कि एक ग्रीन कलर की लेयर होती है, एंड इसीलिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें ग्रीन कलर का नज़र आता है। अब क्योंकि इस प्रोसेस की वज़ह से हमारे जो मेटल्स हमारे यूज़ के हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इसलिए इन्हें बचाना तो पड़ेगा। इन्हें बचाने के लिए हम कुछ प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, एंड उनके ऊपर हम यहाँ पर भी बात करेंगे, एंड चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी बात करेंगे, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So prevention of corrosion is done by galvanization, that is coating a layer of zinc or zinc on iron. Other methods are painting, oiling and greasing. तो galvanization एक specific process है जिसमें हम आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि जिंक डिस्ट्रॉय हो जाए एंड आयरन बच जाए। अदर मेथड्स आर पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। जो हमारे आयरन के डोर्स होते हैं या जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग पेंट कर देते हैं या उसके ऊपर ऑयल कर देते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं। जैसे गाड़ी के पार्ट्स में ग्रीस होती है, तो दैट इज़ पार्शियली कि वो मूवमेंट फ्रीली कर सकें गाड़ी के पार्ट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ गाड़ी के पार्ट्स में रस्ट ना आए। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज़ रैंसिडिटी। सो रैंसिडिटी इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। आपके जो फैट्स या ऑयल्स होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज़ होते हैं, तो वो एक अनप्लेजेंट टेस्ट और स्मेल गिव ऑफ करते हैं। जैसे हम लोग खाना सिल जाना कहते हैं। अगर आप लोग चिप्स को पोटैटो चिप्स को खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए, तो आप देखेंगे कि उनका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है, वो रैंसिड हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं। इसी को प्रिवेंट करने के लिए जो कंपनीज़ मास मार्केट में चिप्स बेचा करती हैं, वो अपने पैकेट्स के अंदर गैसेस डालती हैं, जो कि इनर्ट होती हैं, केमिकली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्योंकि अगर हम लोग उस पैकेट को ओपन छोड़ देंगे, उसे नाइट्रोजन जैसी इनर्ट गैसेस से फिल नहीं करेंगे, तो जो ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होगी एयर के अंदर, उससे फैट्स और ऑयल्स ऑक्सिडाइज़ हो सकते हैं, एंड जो खाना है वो स्पॉइल हो जाएगा। सो यही बात यहाँ पर लिखी है, फूड आइटम्स सच एज़ चिप्स आर ऑफ़न फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। तो आफ्टर ऑल जो लेज़ अपने पैकेट्स के अंदर हवा की मात्रा बढ़ाता जा रहा है, वो इतना भी खराब नहीं है, वो ज़रूरी है ताकि चीज़ें खराब ना हों। ओके, नाउ लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस। सो इट सेज व्हाई डज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज़ डिप्ड इन इट? सो हमने अभी ऊपर भी बात करी थी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट या FeSO4। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऊपर हमने काफ़ी सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करी। आप वहाँ से कोई भी एक एग्जांपल उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सिडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। ठीक है, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसे हम लोग खुद से ट्राई करते हैं, एंड वीडियो को आप यहीं पर पॉज़ करके पहले से एक बार खुद से ट्राई करिए, एंड उसके बाद देखिए कि कितने आपके आंसर्स यहाँ पर सही होते हैं। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। Na2O के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन जो है -2 में एग्ज़िस्ट करता है एंड सोडियम +1 में एग्ज़िस्ट करता है। सोडियम गया है हमारा 0 से +1 में, यानी कि इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ऑक्सीजन है, वो गया है 0 से -2 के अंदर, यानी इसका हुआ है रिडक्शन। अब बात करते हैं नीचे वाले सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो कॉपर है, दिस इज़ इन +2। मुझे कैसे पता चला? बिकॉज़ अगर ये कॉपर +1 होता तो फिर ये Cu2O लिखा होता, कॉपर 1 ऑक्साइड, राइट? इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली कॉपर और आयरन के सॉल्ट्स के अंदर उन कंपाउंड्स में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉपर यहाँ पर +2 में है एंड ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन 0 में है। सो कॉपर पहुँच गया है 0 में, हाइड्रोजन पहुँच गया है +1 में, एंड ऑक्सीजन इज़ स्टिल इन -2। तो ऑक्सीजन में देखिए -2 से -2 तो नो चेंज, राइट? ना तो ये ऑक्सिडाइज़ हुआ है, ना ये रिड्यूस हुआ है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ है यहाँ पर, बट नहीं, देखिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है देखने का। आप अगर ये देखकर बोल दें कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया है एंड पहले नहीं था अटैच, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू जज। आपको ऑक्सीडेशन नंबर से जज करिएगा, दैट इज़ द करेक्ट एंड प्राइमरी वे टू जज। उसके बाद आप लोग कन्फर्मेशन के लिए ये वाली जो बातें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का ऐड होना, इसे समझ पाएँगे। चलिए, आगे चलते हैं, तो कॉपर को देखते हैं। कॉपर +2 से 0 के अंदर गया है, दैट इज़ रिडक्शन। जो ऑक्सीजन है वो -2 से 0 के अंदर गया है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन।
अब यहाँ पर आप लोग कमेंट्स के अंदर लिखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन-सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन-सा है इन दोनों ही पार्ट्स के अंदर एंड मैं उसे चेक करूँगा। ओके, सो आई गेस वी आर डन विद द चैप्टर। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस की बुक का दैट इज़ ओवर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड